अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक पेशेंट आए हैं। 1.5 साल से उनके बाएं घुटने के अंदर इंजरी होती है और उसके बाद 3 दफा उनका घुटना 2 से 3 हफ्तों के लिए सूज चुका है। बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा चुके हैं और कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन का ख्याल है कि जो घुटने की जो स्वेलिंग है इसको खत्म करने के लिए हमें आपकी ऑपरेशन करना चाहिए। आज ये मेरे पास आए हैं। मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि घुटने की जो स्वेलिंग है उसकी वजूहात क्या है। ये देखिए कि घुटना सूजना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमें उसको समझना है क्या हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, अगर छोटा सा कट भी लग जाए ना, अगर आप उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, बार बार छेड़ते रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। यही चीज किसी भी इंजरी के अंदर होती है। कई दफा एक छोटा मोटा ट्रॉमा होता है और वहां पे उसको हम कैरी करते रहते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि इसको रेस्ट कैसे देनी है, इसलिए एक्सरसाइजेज कौन सी करनी है, और उस वजह से हमारा केस खराब होता होता ये सूरत होती है कि हम सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। जब भी कोई घुटने का मसला होगा, जब भी कोई ऑर्थोपेडिक केस होगा, 90 से 95% केसेस ये रखिए कंजर्वेटिव ट्रायल फिजियोथेरेपी से, वर्जिशों से ठीक हो सकते हैं। अगर आप उस कंजर्वेटिव ट्रायल को इंतहाई ईमानदारी से डॉक्टर की फिजियोथेरेपी की दी हुई एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं और उन एक्टिविटी से बचते हैं जिससे ये इंजरी बिगड़ सकती है, तो 90 से 95% केसेस आप लोग घर में ही डील कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें लेकिन इसके बावजूद भी मसले का हल ना हो, तो फिर इसका हल होता है, इसको हम कहते हैं आर्थोस्कोपिक सर्जरी। यही चीजें हम आपके सामने अपने पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करके बताएंगे कि उनको कौन सी ऐसी वर्जिशें करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पेशेंट की प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनका फेस आपके सामने नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ आपको उसके लेग के ऊपर जो भी एक्शन होंगे, जो भी मूवमेंट्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि किसी का इसी तरह का मसला हो कि 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं, साल हो गया है, 2 साल हो गया है, उसका घुटना सूज जाता है। वो अच्छा भला जिम करता हो, अच्छे भले स्क्वाट्स करता हो, लेकिन वो अब ना कर पा रहा हो सकता है कि जब वो इस वीडियो को समझ के खुद वो एक्सरसाइज करे तो ये दिन देखिए वो भी पॉसिबल हो जाए कि दोबारा से जिम करने का काबिल हो जाए। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे हम पेशेंट को ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे गाइडलाइन देंगे। ये दिन देखिए, जब भी हमारे पास मरीज आएगा हम उसका ये देखेंगे कि इसको दर्द आने की वजह क्या बन रही है, इसका कौन सा घुटने का ऐसा स्ट्रक्चर है जिस वजह से स्वेलिंग आ रही है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जब भी पेशेंट कहेगा ना कि मेरा गोडा 2 माह 3 माह बाद सूज जाता है, जब मैं अत्तहियात में जाता हूँ, उठता हूँ तो मुझे लगता है यार कि मेरा गोडा सूज है, या मैं बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ लेता हूँ, या मैं कहीं पे स्क्वाट्स कर लिया, या मैं बहुत ज्यादा खड़ा हो गया, या मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर ली, या बहुत ज्यादा वॉक कर ली, तो ये तो देखिए कि ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले अपने माइंड रखिए ये घुटने के टॉप पे चपनी होती है, अगर उसके नीचे कोई मसला होगा तो फिर ये घुटना सूजेगा। ये देखिए कई दफा आपको फील होगा जैसे कोई चीज बाहर निकल के वापस आई है, और हालांकि कोई अपने फुटबॉल की तरह कोई ट्विस्ट नहीं हुए, मोटर बाइक की तरह ट्विस्ट नहीं हुए, उठते बैठते चलते फिरते आप घुटने के अराउंड कोई स्वेलिंग हुई है, तो उसकी एक बड़ी वजह चपनी पटेलो फेमरल जॉइंट हो सकता है। अच्छा, जो पटेलो फेमरल जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग होगी, हमेशा आपको लगेगा ऊपर वाले हिस्से में स्वेलिंग हुई हुई है, और ये स्वेलिंग फिर आपको वॉक करने से रोकेगी, सीढ़ियां चढ़ने से रोकेगी, और फिर आपके माइंड में डर बैठ जाएगा कि मैं स्क्वाट्स नहीं कर सकता, मैं लंजेस नहीं कर सकता, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, उससे आप घबराएंगे, लेग वर्कआउट नहीं करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कि और फिर क्या हो सकता है। ऐसे में हम ये चेक कर लेते हैं एहतियातन कि अच्छा भाई पेन कहां से आ रही है। ज़्यादा यूजली ऐसे केसेस के अंदर पेन का एलिमेंट इतना नहीं होगा, लेकिन हम फुल रेंज में चेक करते हैं कि कोई गोडा कोई फंस तो नहीं रहा, तो ऐसा कोई चीज नहीं है। लगता यही है कि कोई ऐसी फॉरेन बॉडी एक्चुअल नहीं है जो गोडे को लॉक कर रही हो। फिर हम इसको पटला को हला हलो के भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसके ऊपर नीचे कोई स्वेलिंग या कोई पेन आ रही है, तो वो भी नहीं आ रही। इसके अलावा हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये कोई नी जॉइंट का कोई लिगामेंट तो नहीं टूटा होगा, वो भी ऐसा कोई मसला नहीं है। तो हमारे इस पेशेंट केस में जो साल में 2 दफा स्वेलिंग हुई है, 1.5 साल के अंदर 3 दफा स्वेलिंग हुई है, उसकी एक बड़ी वजह पेटेलो फेमरल जॉइंट की पेन थी, पेटेलो फेमरल जॉइंट इशू था। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इनको 3 से 6 माह की ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी गाइडलाइन दूंगा ताकि ये दोबारा से जिम कर सकें, दोबारा से नॉर्मल वॉक कर सके और 100% पेन फ्री लाइफ गुजार सकें। ये देखिए कि घुटने की जो स्वेलिंग बार बार होती है और उसकी एक बड़ी वजह पेटेलो फेमरल यानी कि जो हमारी चपनी है वो नीचे से रगड़ खा रही होती है। ये एक सब्र आजमा काम होता है। ये यूजुअली मैंने देखा है कि 40 साल के बाद
जब हमारा एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहां पे कॉमनली देखा गया ये बैडमिंटन प्लेयर के अंदर, ये स्क्वॉश प्लेयर के अंदर, या ऐसे एज रिलेटेड जो जैसे फर्क है, आपने बहुत अरसे के बाद ट्रेनिंग शुरू की, आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, आप जिम गए हैं, आपने स्क्वाट्स कर ली, आपने लंचेस कर ली, आपने बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल पे वॉक कर लिया, वो यार घुटने के सामने वाले हिस्से में दर्द भी आ गई है और सूजन भी आ गई है। तो ये ध्यान रखिए कि इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ डील करना पड़ता है, क्योंकि सब्र से डील करना पड़ता है। लोग बेचारे क्या करते हैं कि थोड़े से बेहतर होते हैं, स्वेलिंग कम होती है, पेन कम होती है, और दोबारा जिम में जाके वही हरकत करते हैं, वही गलती करते हैं, और फिर स्वेलिंग कर लेते हैं, और फिर कई दफा उनको स्पोर्ट्स खत्म करना पड़ती है। तो मैं खुद भी बैडमिंटन खेलता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, मेरे साथ बहुत से ऐसे कोलीग्स हैं जिनको हम समझाते रहे कि यार आप थोड़ा समझदारी से मैनेज कर लें, लेकिन नहीं कर पाए और आज वो नहीं खेल पा रहे। अच्छा, अभी देखते हैं कि करना क्या होता है। सबसे पहली ये चीजें रखिए कि ऐसी चीजें जिनसे ये जो पेटल्लो-फेमोरल पेन है वो छिड़ती है, स्क्वाट्स बैठ के मारना, लंजेस, लेग प्रेस, अगर आप फर्स्ट जो मशीन है जिसके अंदर क्वाड्रिसेप्स ड्रिल मशीन होती है वो वाली मशीन करना, सीढ़ियां ज्यादा चढ़ लेना, बहुत लंबी वॉक कर लेना, उससे ये मसला बिगड़ता है। तो फिर करें तो करें क्या? ये देखिए, जिम में जाके आप बड़े आराम से बैठ के अपर बॉडी वर्कआउट करें, छुट्टी कोई नहीं होती जिम जाने से। अपर बॉडी वर्कआउट करें, आप आराम से पेट की एक्सरसाइज करें। लेग के लिए जो एक्सरसाइज करनी है, उनका जो स्टार्ट करना है पहले 4 से 6 हफ्ते, वो बहुत सिंपल सादा एक्सरसाइज करना है। नंबर 1, आप जिम में जाएं, मसल टाइट कर सकिए, शाबाश, गुड, छोड़िए, मसल टाइट करिए, छोड़िए, पाँव नहीं हिलना चाहिए, मसल टाइट करें। या आप आराम से ये घर पे भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, और जिम में जाके भी कर सकते हैं। मसल टाइट करें, छोड़ें, फिर घुटने को नीचे प्रेस करें, सर नीचे दबाइएगा, वेरी गुड, और 5 से 6 सेकंड का होल्ड कीजिए। फिर पाँव खींचिए, नी प्रेस करिए, टांग को सीधा ऊपर उठाइए, और फिर आराम से वापस ले आइए। ठीक है, इसके बाद दोनों टांगे बेंड कीजिए। ये आपकी बेसलाइन एक्सरसाइज है, ये तो आपने लगातार करते ही रहना है, ये समझिए लाइफ का एक हिस्सा हो जाएगा। हिप्स उठाइए सर प्लीज, फिर आराम से वापस आ जाइए, दोनों टांगों को अंदर से प्रेस कीजिए, मिलाइए आपस में, मिला दे, इकट्ठा कर दें। ठीक है, फिर दोनों टांगे बाहर तक खोल दें, बाहर खोलें। अब आपने जिम में जाके पहले 2 हफ्ते ये वाली एक्सरसाइज की, हालांकि तो जिम तो जाते हैं, मैं ये लेग वर्कआउट नहीं, हम अपर बॉडी के लिए डेली जाएं, बाइसेप्स करें, ट्राइसेप्स करें, चेस्ट करें, बैक करें, शोल्डर करें। और जो कार्डियो वर्कआउट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ओपन पटल्ला स्पोर्ट पहनेंगे, जैसे यहाँ जो होल होता है, सुराख होता है, आपने 10 मिनट का एलिप्टिकल करना है, आपने 10 मिनट की ट्रेडमिल करनी है, आपने 5 से 10 मिनट की बैकवर्ड वॉक करनी है। फॉरवर्ड वॉक, बैकवर्ड वॉक आराम से जिम के अंदर, हॉल के अंदर करते हुए कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी चपनी जो है लोड ग्रेजुअली हम बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो कार्डियो वर्कआउट 15 से 20 मिनट का करें। नो साइकिलिंग, जब भी आप चपनी का मतलब साइकिलिंग नहीं करनी, हमने बहुत ज्यादा सीधी लंबी वॉक नहीं करनी, हमने कोई स्टेपर्स नहीं करने। अगर आप 2 से 3 हफ्ते करेंगे तो उससे आपके मसल की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं कुछ और आपको अहम टिप्स दूंगा ताकि अपने थाइस को कैसे स्ट्रॉन्ग करना। वीडियो के इस पार्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो लेग मसल को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से कौन सी वर्जिशें करवाई जाए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आप जिम में जाते हैं, मशीनें होती है, लेकिन मेरे नजदीक ऐसे केसेस में जब हम रिहैब कर रहे होते हैं, इलास्टिक बैंड या लूप बेहतरीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस दौरान जब तक घुटने के अराउंड पेन है, स्वेलिंग है, और जब तक हम कहते हैं कि 4-6 हफ्ते मसल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और स्वेलिंग बढ़ाए बगैर, तो उसमें हम लेग को सीधे रख के एक्सरसाइज ज्यादा करवाना चाहते हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि आप इलास्टिक बैंड लें, यंग आदमी है, थोड़ा मसल अच्छे हैं तो हैवी वाला लगा सकते हैं, ये मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। तो इनको मैंने हैवी लगाया हुआ है, पाँव खींचेंगे, टांग को थोड़ा बाहर निकालेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे, इससे आपका क्वाड्रिसेप्स मसल, फ्रंट मसल मजबूत हो जाएगा। आप 10/2, 10/3 रेपिटेशन साथ करेंगे, बार बार बेंड नहीं करेंगे, घुटना स्वेलिंग नहीं आएगी पेटल्लो-फेमोरल की वजह से आ रही है। फिर इसके बाद हम ये कहते हैं कि पाँव तरफ खींचें, टांग को बाहर तरफ लेके आए, ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है, और फिर आराम से वापस ले जाए 10/2, 10/3 रेपिटेशन के साथ। आप बाइएगा प्लीज, बैठिएगा सीधा, लॉन्ग सिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, और अपने दोनों हाथ पीछे रखिएगा प्लीज, पाँव खींचो। आप ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगी, टांग ऊपर उठाइएगा, आपने लॉन्ग सिटिंग करके करेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। आप टांग को बाहर तरफ लेके जाएं, लॉन्ग सिटिंग करके मुश्किल हो जाएगा, फिर पाँव खींचे ऊपर और सर्कल बनाए इसको, ठीक है। तो मकसद ये कि हम सारे हिप मसल को मजबूत कर सकें, ठीक है। अब मैं आपको इनको साइड पे लेटा के कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी बताता हूँ। साइड पे लेट के देखिए, बड़े आराम से अपनी टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे तो हिप एबडक्टर जो है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाते हैं। अब इसी में पाँव खींचा हुआ, टांग को पीछे लेके जाए, सीधी टांग, बेंड नहीं होने देनी आपने, तो आपके जो हिप एक्सटेंसर हैं, ग्लूट्स हैं, हैमस्ट्रिंग है, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इसी में अगर आप सर्कल बनाते हैं
तो आपके हिप के सारे मसल फ्रंट साइड बैक एक्टिव हो जाएंगे। तो आप हर एक्सरसाइज को 10/2 10/3 रेपिटेशन के साथ करें। लिहाजा लोग बिला वजह इस बात का एक्सक्यूज बनाते हैं जी कि हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, हमारे घुटने में चोट लग गई है, घुटने में स्वेलिंग हो जाती है। सो मेनी ऑप्शन। आप एक दफा किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, आपको मसले को अच्छे तरीके से आपका फिजियोथेरेपिस्ट समझे कि मामला किस नोयत का है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिहैब एक्सरसाइज गाइड करें, यूजुअली आपको बेहतर गाइडलाइन मिल जाती है। वीडियो लास्ट पार्ट के अंदर चंद ऐसी टिप्स, ऐसी गाइडलाइन ताकि आप लोग प्रिवेंट कर सकें ऐसे इश्यूज को जिस वजह से घुटने के सामने वाले हिस्से में स्वेलिंग आती है, वो मैं आपको बताता हूं। वीडियो इस पार्ट के अंदर मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि घुटने के सामने वाले हिस्से में दर्द क्यों निकलती है, घुटने के सामने वाले हिस्से पे स्वेलिंग क्यों आती है। इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि लेट्स से आपकी एज 30 35 40 होगी। अब क्योंकि ये वो वाला इरा होता है जहां पे हमारा बिजनेस भी अच्छा स्टेब्लिश हुआ होता है, खाबे बहुत लग चुके होते हैं, और फिर बंदे को एक दिन ख्याल आता है अब हमने वजन कम करना चाहिए। आप वजन कम करने जाते हैं और वही बचपन वाली एक्सरसाइज होती हैं जो हमने सीखी होती है, लेट्स से जंपिंग जैक्स कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं। वजन कम करने के लिए कोई हमें शॉर्टकट चाहिए, ऐसा कुछ हकीकत नहीं है। शॉर्टकट मारेंगे आपके गोडे जो कि इतने अरसे से आप वेयर एंड टेयर पे जा चुके हैं, गोडों के अंदर लुब्रिकेशन कम हो चुकी है, तो फिर क्या होगा, घुटने में दर्द निकल आएगी। हो सकता है पेटल्लोफेमर जैसे इनके केस में स्वेलिंग आ गई, आपको आ जाएगी, और फिर आप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाएंगे। जब भी आपका वजन बढ़ जाए, जब भी आप फिटनेस का सोचे, तो हमेशा ग्रेजुअल प्लान करें। ये मत सोचे कि यार कहने 5 साल पहले तो मैं बड़ा फिट था, 10 साल पहले मैं बड़ा फिट था, अब मैं फौरन जाके बैडमिंटन खेल लेता हूँ, फौरन जाके स्क्वैश। अगर आप ग्रेजुअल फिटनेस प्लान को फॉलो करेंगे, अपनी डाइट पे फोकस करेंगे, तो फिर ही आप इंजरी से बचेंगे। ये ध्यान रखिए कि जो हेल्थ है, जो एक्सरसाइज हम हेल्थ के लिए करते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक तब बनती हैं जब हम जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं या अपनी बॉडी टाइप को समझे बगैर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से ना सिर्फ आपको इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि अगर घुटने के सामने वाले हिस्से में बार बार स्वेलिंग आती है तो उसको कैसे डील करना चाहिए, और तब हमें सर्जरी के बारे में सोचना है जब अगर फर्ज करें कि ये 3 माह 6 माह आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी से ठीक ना हो, तो फिर किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे ताकि वो इसके बारे में सोचे कि क्या मैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके जो इसका रफन सरफेस है या कोई लूज बॉडी है उसको मैं रिमूव करूं ताकि ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो सके। लेकिन इस पेशेंट के केस में जिसको मैंने थारो एवेल्युएट किया है, डिटेल में एक्सरसाइज गाइड की है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये 6 हफ्तों से लेकर 3 माह में 100% नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। अगर आपको भी घुटने का कोई मसला है तो फिर एक दफा होराइजन हॉस्पिटल तशरीफ लाइए, हो सकता है कि हम आपको बेहतर गाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।